राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का। तो आज आपको मिलने वाली है एक बहुत बेहतरीन शानदार क्लास 1 नंबर की, जिसमें आदिकाल से लगभग हम 500 वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। और इस क्लास को देखने के बाद आपको नोट्स पढ़ने का झंझट एकदम ख़त्म। यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं नोट्स, केवल इस क्लास को तैयार कर लेते हैं, तो गारंटी है कि आप इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इससे बाहर से यदि आ गया तो भी आपके रिज़ल्ट पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि इससे बाहर से आ गया वो सबके लिए नया होगा, और जो सबके लिए नया होगा उसके लिए टेंशन की कोई बात ही नहीं है। वो तो तुक्का पे या अनुभव पे सही होगा तो होगा, वो मेरिट में ज़्यादा प्रभाव डालेगा नहीं। तो इतना विश्वास आपको रखना होगा कि इससे बाहर अब जाएगा नहीं, और इसको तैयार कर लिए मतलब आपका आदिकाल पूरा अच्छे से तैयार हो गया। आदिकाल आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद इसी को बार बार पढ़ते रहिएगा, इसी को रिवीजन करते रहिएगा। हम ये सीरीज शुरू किए हैं, बहुत बेहतरीन रहेगी। संडे संडे को मिला करेगा इसकी क्लासें। इसमें आपको आदिकाल से, भक्ति काल से, रीति काल से, फिर आधुनिक काल से भी 500 क्वेश्चन हर युग से मिलेंगे। और जैसे ये ख़त्म होगा फिर गद्य विधाएँ, गद्य विधाओं से भी, उपन्यास से, कहानी से, निबंध से, आलोचना से, एकदम इन लोगों का जो कहते हैं ना निचोड़ ला के रख दूंगी मैं एक एक क्लास में। और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। सोचिएगा मत कि 500 क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, नहीं, अधिक से अधिक 1.5 घंटा, उतने में आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। सोचिए 1.5-2 घंटा में आप आदिकाल क्या करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं, जो कि आदिकाल लोग महीना महीना पढ़ाते रह जाते हैं। तो क्लास को एक ही काम करिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और कापी कलम ले लीजिए और लिखना शुरू करिए। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किया फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने, फ्रेंच भाषा में। फिर तासी के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्तवाय द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी। तासी के इतिहास के कितने संस्करण हैं इतिहास ग्रंथ के इनके? तो 2 संस्करण हैं। तासी के इतिहास ग्रंथ के कितने संस्करण हैं? 2। प्रथम संस्करण 2 भागों में है। 1839 में पहला भाग आता है, 1847 में दूसरा भाग आता है। और जो द्वितीय संस्करण है वो 1871 में आता है। तो ध्यान रखिएगा, तासी के इतिहास ग्रंथ के कितने संस्करण हैं? 2 संस्करण हैं। और पहले संस्करण के 2 भाग हैं। पहला भाग आता है 1839 में, दूसरा 1847 में, और दूसरा संस्करण 1871 में आता है। तो ध्यान रखिएगा इसे। फिर है वर्णानुक्रम पद्धति पे लिखा गया इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो वो तासी का इतिहास ग्रंथ है जो वर्णानुक्रम पद्धति पे लिखा गया है। तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। तो तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। छठवां प्रश्न है कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, जो 1883 में लिखा गया। तो हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है, जो 1883 में लिखा गया। शिव सिंह सरोज में कुल कितने कवि हैं? तो शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जिक्र किया गया है। फिर तासी के इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? तो 738 कवियों का जिक्र गार्सा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। किस ग्रंथ में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में। शिव सिंह सरोज में चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है।
10वां प्रश्न है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो 1888 ईस्वी में लिखा गया। और शुक्ल जी इसका समय 1889 ईस्वी मानते हैं। इसके बाद ग्रियर्सन के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं? तो ग्रियर्सन के ग्रंथ में कुल 952 कवियों का जिक्र मिलता है। तासी के ग्रंथ में 738, सेंगर के ग्रंथ में लगभग 1000 और ग्रियर्सन के ग्रंथ में 952 कवियों का वर्णन मिलता है। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की भाषा क्या है? तो ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की भाषा अंग्रेजी है। ग्रियर्सन ने कवियों व लेखकों का वर्गीकरण कैसे किया है? तो काल क्रमानुसार किया है। तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति पे किया है और ग्रियर्सन ने काल क्रमानुसार किया है। तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद तो 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था, लेकिन ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने। कब किया? 1957 में। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को कितने भागों में बांटा है? तो ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ को 11 युगों व 12 अध्यायों में बांटा है। तो ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ 11 युग और 12 अध्याय में है। फिर है मिश्र बंधु कृत मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में है? तो मिश्र बंधु कृत मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में है। प्रथम 3 भाग आता है 1913 में और चौथा भाग आता है 1934 में। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में। मिश्र बंधु में कौन कौन आ जाएंगे? तो सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, ये 3 भाई हैं जिन्हें मिश्र बंधु कहा जाता है। सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद में कुल कितने कवि हैं? तो 4551, मतलब लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिश्र बंधु विनोद में किया गया है। इसके बाद है कि काल विभाजन को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किसने किया? तो मिश्र बंधु ने किया। काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास ग्रियर्सन ने किया, लेकिन काल विभाजन को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास जो सबसे पहले किया वो मिश्र बंधु ने किया। मिश्र बंधु ने अपने इतिहास को कितने युगों में बांटा है? तो मिश्र बंधु ने अपने इतिहास को 5 भागों व 8 युगों में बांटा है। नहीं, 5 युगों व 8 भागों में बांटा है, ये रहेगा। इसके बाद 21 नंबर का प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद लिखा गया है किस पद्धति पे? तो मिश्र बंधु विनोद लिखा गया है कालानुक्रम पद्धति पे। याद रखेंगे, तासी का और सेंगर का वर्णानुक्रम पद्धति पे और ग्रियर्सन का मिश्र बंधु का कालानुक्रम पद्धति पे। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में लिखा गया इतिहास ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न बन गया है। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पे? वर्णानुक्रम पद्धति पे। शुक्ल जी ने किसके इतिहास ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा है? तो शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को वृत्त संग्रह कहा है। और बड़ा कविवृत्त संग्रह किसे कहा है? तो ग्रियर्सन के ग्रंथ को बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा है। और बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह किसे कहा है? तो मिश्र बंधु विनोद के इतिहास ग्रंथ को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा है। तो वृत्त संग्रह शिव सिंह सरोज को, बड़ा कविवृत्त संग्रह ग्रियर्सन के ग्रंथ को और बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद को। तो ध्यान देंगे, वृत्त संग्रह शिव सिंह सरोज को कहे हैं क्योंकि सबसे पहले इनमें से ये लिखा गया इस 1883 में, फिर उसके बाद लिखा गया 1888 में ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ, तो उसे बड़ा कविवृत्त संग्रह कहे हैं। फिर 1913 में मिश्र बंधु का लिखा गया तो उसे बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहे हैं।
ठीक। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सर्वोच्च स्थान किस इतिहासकार का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ कितने भागों में है? 4 भागों में। शुक्ल जी के इतिहास लेखन की पद्धति कौन सी है? तो शुक्ल जी के इतिहास लेखन की जो पद्धति है वो विधेयवादी पद्धति है। शुक्ल जी के इतिहास लेखन की पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति। इसके बाद है कि शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपा किस नाम से? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो F.E.K. ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? पादरी एडविन ग्रिप्स। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 3 इतिहास ग्रंथ यही लिख दिए हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने भागों में है? 16 भागों में है। हिंदी काव्य धारा किसने लिखा? 1945 में राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में किसने लिखा? गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में किसने लिखा? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? ब्रज रत्न दास ने लिखा। हिंदी साहित्य विमर्श किसने लिखा? पदमलाल पुन्नालाल बख्शी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा? नलिन विलोचन शर्मा ने। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी पिंगल साहित्य मोतीलाल मेनारिया। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य ये किसने लिखा? विजेंद्र स्नातक ने। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसने लिखा? नामवर सिंह ने। आधुनिक साहित्य एक परिदृश्य किसने लिखा? अज्ञे ने। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास लिखा? नीरजा माधव ने। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य लिखा? प्रभुदयाल मित्तल ने। ये सब इतिहास ग्रंथ आपको याद होने चाहिए। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा। हिंदी साहित्य का नया इतिहास रामखेलावन पांडे ने लिखा। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय ने लिखा। हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी ने लिखा। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ अस्क ने लिखा। हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास राम प्रसाद मिश्र ने लिखा। और हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी लिखा है। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास ने लिखा। हिंदी भाषा और साहित्य भी श्याम सुंदर दास ने लिखा। आधुनिक साहित्य नंदुलारे वाजपेयी ने लिखा। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र ने लिखा। ध्यान देंगे, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र और हिंदी काव्य शास्त्र का विकास रमाशंकर शुक्ल रसाल। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का विकास हरिऔध। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिऔध और हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिऔध। हिंदी काव्य शास्त्र का विकास रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव व विकास उदय नारायण तिवारी। कविता कौमुदी 8 भागों में है, ये लिखा राम नरेश त्रिपाठी ने। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा। चारण काल नाम आदिकाल को किसने दिया? ग्रियर्सन ने दिया। रीति काल नाम का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? ग्रियर्सन ने किया रीति काव्य नाम से। शुक्ल जी ने रीति काल नाम ग्रहण किया है
तो शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम ग्रियर्सन से ग्रहण किया है। शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल नाम दिया है। आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? मिस्र बंधु ने दिया। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? मिस्र बंधु ने दिया। फिर एक कथन है, पूछा गया किसका कथन है कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में एक मील का पत्थर है। उन्होंने जिस रचना को जहाँ बैठा दिया वह वहीं आज भी बैठा है। तो ये कथन बाबूराम सक्सेना का है कि शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में मील का पत्थर है। किसने कहा है? बाबूराम सक्सेना ने। राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ में समय सीमा कब तक है? तो 693 से 1693 ईस्वी तक का ही जिक्र है। केवल भक्ति काल तक ही इन्होंने लिखा है, उससे आगे नहीं बढ़े हैं। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना? राम कुमार वर्मा ने माना। फिर एक कथन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी संभवतः पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल शुक्ल जी की मान्यताओं को चुनौती देने का साहस किया अपितु उसका प्रमाण के आधार पर पुरजोर विरोध भी किया है। तो ये कथन गणपति चंद्र गुप्त जी का है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ है। फिर है शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक काल का विभाजन कीजिए। तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल को 3 भागों में बांटा है। प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950 विक्रमी, द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 विक्रमी संवत और तृतीय उत्थान 1975 विक्रमी से अब तक। आदि काल को प्रारंभिक काल या उन्मेष काल किसने कहा? तो आदि काल को प्रारंभिक काल या उन्मेष काल कहा गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने आदि काल की समय सीमा मानी है 1184 से 1350 ईस्वी। इन्होंने आदि काल की समय सीमा मानी है। आदि काल को संधि काल व चारण काल नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने दिया। राम कुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल का समय क्या माना है? तो 750 विक्रमी से 1375 विक्रमी माना है। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी इन्होंने आदिकाल की समय सीमा मानी है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और रीति काल को उत्तर मध्यकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया। आदिकाल को शुद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल गुलेरी ने कहा। आदिकाल को संक्रमण काल रामखेलावन पांडे ने कहा। आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा। आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा और आदिकाल को शून्य काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ किसने कहा है? तो हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ भोला शंकर व्यास ने कहा है। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह दोनों लोगों ने कहा है। आदिकाल को जय काव्य काल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काव्य काल कहा है। आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा? शैलेश जैदी ने कहा। 100 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। 100 प्रश्न के बाद हम आगे बढ़ते हैं अब 200 की तरफ। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन हैं? तो अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं स्वयंभू। स्वयंभू का समय क्या माना जाता है? 783 ईस्वी या 8वीं सदी। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? तो स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि राम कुमार वर्मा ने माना है। स्वयंभू के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो 3 ग्रंथ हैं, पौमचर्यु, ऋठ्ठडेमीचर्यु, स्वयंभू छंद। 3 रचनाएं स्वयंभू लिखे हैं, पौमचर्यु, ऋठ्ठडेमीचर्यु, स्वयंभू छंद। पौमचर्यु राम काव्य है, ऋठ्ठडेमीचर्यु कृष्ण काव्य है।
स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ है पौमचर्यु। इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूर्ण किया। तो स्वयंभू का अधूरा ग्रंथ पौमचर्यु है। किसने पूरा किया? तो इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूरा किया। अपभ्रंश के दूसरे कवि कौन हैं? तो अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत हैं। पहले स्वयंभू हैं, दूसरे पुष्पदंत हैं। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति किसने कहा? तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा है। पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा है? तो ये स्वयं को अभिमान मेरु कहते हैं। पुष्पदंत थे तो ये शैव थे, बाद में जैन हो गए। पुष्पदंत शैव थे, बाद में जैन हो गए। पुष्पदंत की किस रचना में कृष्ण और राम का वर्णन मिलता है? तो पुष्पदंत की रचना महापुराण में कृष्ण और राम का वर्णन मिलता है। वह कृति जो चौपाई में रचित है क्या कहलाती है? जसहर चर्यु कहलाती है। नहीं, वह रचना पुष्पदंत की जो चौपाई में है। तो इनकी 3 रचना चौपाई में है, आदि पुराण, उत्तर पुराण और जसहर चर्यु। तो पुष्पदंत की 3 रचनाएं चौपाई में लिखी गई हैं, ध्यान देंगे। जसहर चर्यु, आदि पुराण, उत्तर पुराण। ऋय कुमार चर्यु या नाग कुमार चरित के लेखक कौन हैं? तो पुष्पदंत हैं। अपभ्रंश के तीसरे कवि कौन कहे जाते हैं? धनपाल कहे जाते हैं, 10वीं शती। पहले स्वयंभू, दूसरे पुष्पदंत, तीसरे धनपाल। भविष्यत कहा के लेखक कौन हैं? धनपाल है। पौमचर्यु में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं, जिन्हें कांड कहा गया है। पौमचर्यु में प्रयोग हुआ है कड़वक पद्धति का। 7 चौपाई के बाद 1 दोहा का प्रयोग हुआ है पौमचर्यु में। संदेश रासक किसकी कृति है? अब्दुल रहमान की है। अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अपभ्रंश भाषा में लिखा गया विरह काव्य कौन सा है? संदेश रासक है। अपभ्रंश भाषा में लिखा गया विरह काव्य संदेश रासक है। संदेश रासक क्या है? खंड काव्य है। पाहुड़ दोहा के लेखक कौन है? मुनीराम सिंह हैं। किसकी रचनाओं से अपभ्रंश काव्य में दोहा का प्रारंभ होता है? तो जोइंदू की रचनाओं से अपभ्रंश काव्य में दोहा का प्रारंभ होता है। किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन हैं? तो किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाले पहले मुस्लिम कवि अब्दुल रहमान हैं। हेमचंद का समय 12वीं शती है। कलिकाल का सर्वज्ञ किसे कहा गया है? हेमचंद को कहा गया है कलिकाल का सर्वज्ञ। अपभ्रंश भाषा के प्रथम वैयाकरण कौन है? हेमचंद हैं। हेमचंद को अपभ्रंश भाषा का प्रथम वैयाकरण कहा गया है। हेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? चंगदेव था। अपभ्रंश भाषा के पाणिनि कौन है? हेमचंद हैं। अपभ्रंश के पाणिनि हेमचंद्र, अपभ्रंश के वैयाकरण हेमचंद्र, कलिकाल के सर्वज्ञ हेमचंद्र। हेमचंद का वास्तविक नाम चंगदेव। इनका समय 12वीं शती। हेमचंद का व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? शब्दानुशासन है। शब्दानुशासन हेमचंद का व्याकरण ग्रंथ है। हेमचंद का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो काव्यानुशासन है हेमचंद का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ शब्दकोश है हेमचंद्र का? तो हेमचंद्र का ग्रंथ है देसी नाम माला, ये शब्दकोश है। हेमचंद का वो कौन सा ग्रंथ है जिसे द्वाश्रय काव्य भी कहा गया है? तो वो कुमारपाल चरित है। कुमारपाल चरित को द्वाश्रय काव्य की संज्ञा दी गई है। कुमारपाल चरित में किसकी प्रशंसा की गई है? तो कुमारपाल चरित में अपने आश्रयदाता कुमारपाल की प्रशंसा इन्होंने किया है। प्राकृत व्याकरण के लेखक कौन हैं? हेमचंद्र हैं। परमात्म प्रकाश के लेखक कौन हैं? जोइंदू हैं। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या होता है? तो पाहुड़ दोहा का अर्थ होता है दोहों का उपहार। मुनीराम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। रहस्यवाद के श्रेष्ठ कवि कौन है आदिकाल में? मुनीराम सिंह है, रहस्यवादी थे ये। करकंड चरित
ये किसकी रचना है? तो ये कनकामर मुनि की रचना है, करकंड चरित। उपदेश रसायन रास के लेखक जिनदत्त सूरी हैं। समय क्या है? 12वीं सदी। नृत्य गीत रास काव्य किसे कहा गया है? उपदेश रसायन रास को नृत्य गीत रास काव्य कहा गया है। ढोला मारूरा दूहा के लेखक कौन हैं? कल्लोल कवि हैं। प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी में लिखा गया, इसके लेखक कौन हैं? मेरु तुंग हैं। राजा भोज के चाचा मुंज कवि के कुछ दोहे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो राजा भोज के चाचा मुंज के दोहे मिलते हैं प्रबंध चिंतामणि में। कुमार पाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो सोम प्रभु सूरी की रचना है, कुमार पाल प्रतिबोध। गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य कौन सा है? तो वो कुमार पाल प्रतिबोध है सोम प्रभु सूरी का, जो गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। प्राकृत प्रकाश व्याकरण ग्रंथ है, किसका है? तो वह रुचि का व्याकरण ग्रंथ है, प्राकृत प्रकाश। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने माना है? तो अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी माना है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना है अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी? रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश को देश भाषा किसने कहा है? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। हिंदी की जननी कौन सी भाषा है? तो हिंदी की जननी अपभ्रंश है। ध्यान देंगे, हिंदी की जननी अपभ्रंश है और हिंदी की आदि जननी, तो आदि जननी संस्कृत है और जननी अपभ्रंश है, ये याद रखिएगा। इसके बाद है आ ही गया, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सर हपा को माना है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? पुष्य या पुंड को माना है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? स्वयंभू को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? अब्दुल रहमान को माना है। गुलेरी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राजा मुंज को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? शालिभद्र सूरी को। अधिकांश विद्वानों के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन हैं? तो अधिकांश विद्वानों के अनुसार हिंदी के पहले कवि सरहपा हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य कितने वर्गों में विभाजित है? तो आदिकालीन हिंदी साहित्य 6 वर्गों में विभाजित है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं। तो आदिकालीन साहित्य 6 वर्गों में विभाजित है। शुक्ल जी ने आदिकालीन कितनी रचनाओं को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया है? तो शुक्ल जी ने 12 रचनाओं को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया है, जिनमें से 8 देसी भाषा की पुस्तकें हैं और 4 साहित्यिक भाषा की पुस्तकें हैं। 8 देसी भाषा की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो बिसलदेव रासो है, खुमान रासो है, पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, जय मयंक जस चंद्रिका है, जयचंद प्रकाश है, खुसरो की पहेलियाँ हैं, विद्यापति की पदावली है। तो देसी भाषा की 8 पुस्तकें शुक्ल जी ने इनको माना है। साहित्यिक भाषा की 4 पुस्तकें शुक्ल जी किसे मानते हैं? हमीर रासो, कीर्तिलता, विजयपाल रासो, कीर्ति पताका। तो साहित्यिक भाषा की 4 पुस्तकें शुक्ल जी मानते हैं। इनका ट्रिक भी है कि हम ही विजय होंगे कीर्ति लता और कीर्ति पताका के संग। साहित्यिक भाषा की 4 पुस्तकें याद रहेंगी, देसी भाषा का याद करने का ज़रूरत नहीं है, पढ़ लीजिए या याद कर लेंगे तो अच्छा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 3 ठो रासो हैं, बिसलदेव, खुमार, परमाल। 2 ठो जयमंग जस चंद्रिका है, जयचंद प्रकाश है। 4 ठो रासो है, पृथ्वीराज रासो भी है। बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, फिर जयमंग जस चंद्रिका, जयचंद प्रकाश, फिर खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। 8 याद हो गया, इसमें कहाँ कठिन है। 4 रासो है, 2 जयमयंक वाली है और 1 खुसरो की पहेलियाँ है, 1 विद्यापति की पदावली है। तो शुक्ल जी ने 8 देसी भाषा की पुस्तकें मानी है, 4 साहित्यिक भाषा की पुस्तकें, आदिकालीन रचनाओं को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया है।
इसके बाद 64 नंबर में एक कथन है, पूछा गया किसका है कि जब तक भाषा बोल चाल में थी तब तक वो भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, लेकिन जब वो साहित्य की भाषा हो गई तो उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है रामचंद्र शुक्ल जी का, कि जब तक भाषा बोल चाल में थी तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती रही, लेकिन जब वह साहित्य की भाषा हो गई तो उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 165 नंबर। 165 में आपको दिया है कि अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाएं और अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं, ये आपको ध्यान रहना होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ढोला मारूरा दुहा है, चंदन बाला रास है, स्थूली भद्र रास है, रेवंत गिरी रास है, नेमिनाथ रास है या वसंत विलास है। और अपभ्रंश प्रभावित कौन सी हैं? तो सिद्ध साहित्य पूरा अपभ्रंश से प्रभावित है, नाट साहित्य अपभ्रंश से प्रभावित है। श्रावकाचार है, राउल वेल है, वर्ण रत्नाकर है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, भारतेश्वर बाहुबली रास है और हमीर रासो है। ये अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं हैं। तो अपभ्रंश प्रभावित केवल याद कर लीजिए, मुक्त वाला अपने आप याद हो जाएगा, जो बचेगा वो मुक्त होगा। अपभ्रंश प्रभावित कौन कौन सी हैं? सिद्ध साहित्य, नाट साहित्य, राउल वेल, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, श्रावकाचार, भारतेश्वर बाहुबली रास, हमीर रासो। 2 रासो है, एक श्रावकाचार है और 3 राउल वेल, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है और सिद्ध साहित्य और नाट साहित्य है। यह अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं हैं। बाकी जो आएगा वो अपभ्रंश से मुक्त होगा। सिद्ध साहित्य की समय सीमा, तो सिद्ध साहित्य की समय सीमा है 7वीं से 8वीं सदी। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं कौन सी हैं? तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, हीनयान और वज्रयान। वज्रयानियों को क्या कहा गया है? तो वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। सिद्धों या वज्रयानियों का केंद्र कहाँ था? तो इनका केंद्र श्री पर्वत पे था। सिद्धों का क्षेत्र, इनका विस्तार कहाँ कहाँ तक था? तो इनका विस्तार बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, भोट देश, भूटान था, मतलब देश के पश्चिमी पूर्वी भागों में। तो सिद्धों का क्षेत्र बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, भोट देश था। सिद्धों का प्रमुख अड्डा कहाँ था? तो इनका प्रमुख अड्डा था तक्षशिला, नालंदा और असम। ये सिद्धों का प्रमुख अड्डा था। सिद्धों ने साधना के मार्ग में किस पद्धति को स्वीकार किया है? तो सिद्धों ने साधना के मार्ग में पंचमकार की पद्धति को स्वीकार किया है। पंचमकार का क्या अर्थ है? तो पंचमकार का अर्थ है मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। पंचमकार का क्या अर्थ है? मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। इसके बाद आते हैं 75 नंबर, और 75 नंबर में दिया है कि सिद्धों की भाषा को क्या कहा गया है? तो सिद्धों की भाषा को कहा गया है संधा भाषा। क्या कहा गया है सिद्धों की भाषा को? संधा भाषा। और सिद्धों की भाषा को संधा भाषा नाम किसने दिया? तो मुनिदत्त तथा अदय वज्र ने दिया। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84 है। तो ध्यान रखिएगा, सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। फिर है सिद्धों में योगिनियाँ कौन सी हैं? तो सिद्धों में योगिनियाँ 4 हैं। कौन कौन? मणिभद्रा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा और मेखलापा। तो ये 4 योगिनियों के नाम हो गए। सिद्धों की कुल संख्या 84 थी। सिद्धों की कुल संख्या 84 थी, उनमें 4 योगिनियाँ थीं, मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा, मेखलापा। सिद्धों में सबसे पहला स्थान किसका है? सबसे पहला स्थान सरहपा का है। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का है।
सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कौन है? तो लुइपा ही सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी हैं। सिद्धों में सर्वप्रथम रहस्यवाद किस में पाया गया? तो सर्वप्रथम रहस्यवाद पाया गया सरहपा में। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि कौन है? सरहपा हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा हैं। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा। सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन ने कितना माना है? तो सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी माना है। और विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहपा का समय 633 ईस्वी है। सरहपा का अन्य नाम क्या है? तो इनका अन्य नाम है राहुल भद्रपा और सरोज वज्र। सरहपा के कुल ग्रंथ कितने हैं? तो सरहपा के कुल 32 ग्रंथ हैं। सरहपा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो दोहा कोश सरहपा का प्रमुख ग्रंथ है। दोहा कोश के संपादक प्रबोध चंद बागची हैं। हिंदी में कड़वक पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो हिंदी में कड़वक पद्धति के पहले प्रयोक्ता सरहपा हैं। बौद्ध गान और दोहा के संपादक कौन हैं? तो हरिप्रसाद शास्त्री हैं। सब्रपा का समय क्या माना जाता है? 780 ईस्वी 8वीं शती। सब्रपा जाति से क्षत्रिय थे। सब्रपा के गुरु कौन थे? तो सब्रपा के गुरु थे सरहपा। सब्रपा के गुरु सरहपा। सब्रपा किसके समकालीन थे? तो राजा धर्मपाल के। सब्रपा के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो चर्यापद है, महामुद्रा और वज्रगीतिका है। बस आपको चर्यापद सब्रपा का ध्यान देना है। चर्यापद क्या है? तो अनुष्ठानों के समय गाया जाने वाला गीत है। चर्यापद क्या है? अनुष्ठानों के समय गाया जाने वाला गीत है। लुइपा के गुरु कौन थे? तो लुइपा के गुरु थे सब्रपा। लुइपा के गुरु सब्रपा। लुइपा के शिष्य कौन कौन से थे? तो लुइपा के 2 शिष्य थे, दारिकपा डोंगीपा। तो दारिकपा और डोंगीपा लुइपा के शिष्य थे। लुइपा किसके समकालीन थे? तो लुइपा राजा धर्मपाल के समकालीन थे। तो ध्यान रखिएगा, लुइपा किसके समकालीन थे? राजा धर्मपाल के समकालीन थे। इसके बाद आगे आते हैं लुइपा के ग्रंथ। तो लुइपा का ग्रंथ है बुद्धोदय, गीतिका, जो पूछा नहीं जाएगा। लुइपा के ग्रंथ, लुइपा राजा धर्मपाल के समकालीन थे, ये ध्यान रखिएगा। फिर दिया है कि सरहपाद का जो रहस्यवाद था वो कैसा था? तो सरहपा का रहस्यवाद साधनात्मक था। और लुइपा का रहस्यवाद कैसा था? तो लुइपा का रहस्यवाद भावात्मक था। सरहपा का रहस्यवाद साधनात्मक और लुइपा का रहस्यवाद भावात्मक। डोम्बिपा का समय पूछा गया है, तो इनका समय था 840 ईस्वी 9वीं शती। डोम्बिपा के गुरु कौन थे? डोम्बिपा के गुरु विरूपा थे। डोम्बिपा के 3 ग्रंथ हैं, कौन कौन से? योगचर्या, डोम्भी गीतिका, अक्षर द्विकोपदेश। तो योगचर्या, डोम्भी गीतिका, अक्षर द्विकोपदेश ध्यान देंगे। कढ़ापा का समय क्या माना जाता है? 820 ईस्वी 9वीं शती माना जाता है। कढ़ापा के गुरु कौन थे? तो कढ़ापा के गुरु थे जालंधरपा। कढ़ापा के गुरु जालंधरपा। कढ़ापा के कुल ग्रंथों की संख्या? तो कढ़ापा के कुल ग्रंथों की संख्या 74 है। विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ स्थान सिद्धों में किसका है? तो वो कढ़ापा का है। विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ स्थान सिद्धों में किसका है? कढ़ापा का है। फिर एक कथन है कि कढ़ापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये कौन कहता है? तो राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि कढ़ापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। इनकी रचना है कढ़ापा गीतिका, जो कि पूछा नहीं जाएगा। कुकृपा के गुरु कौन थे? कुकृपा के गुरु चरपटिपा थे। कौन थे कुकृपा के गुरु? चरपटिपा। कुकृपा के कुल ग्रंथ कितने हैं? इनके कुल ग्रंथ 16 मिलते हैं, जो कि खास नहीं है, बस संख्या ध्यान रखिएगा। सिद्ध साहित्य के लिए कार्य करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो सिद्ध साहित्य के लिए काम करने में सबसे बड़ा योगदान राहुल सांकृत्यायन जी का है। हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं।
शुद्ध साहित्य के लिए काम करने का सबसे बड़ा योगदान राहुल जी का। हिंदी के पहले कवि सर हपा। इसके बाद सिद्धों व नाथों दोनों में आने वाले कवि कौन हैं? तो सिद्धों व नाथों दोनों में आने वाले कवि हैं CNGJM, जलंधर नाथ, चरपटनाथ, नागार्जुन, गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ। तो ये सिद्धों और नाथों दोनों में आने वाले कवि हैं। इसके बाद है प्राकृत पेंगलम के लेखक कौन हैं? तो लक्ष्मीधर हैं। प्राकृत पेंगलम की टीका किसने लिखा? वंशीधर ने लिखा प्राकृत पेंगलम की टीका। प्राकृत पिंगल सूत्र कहा जाता है प्राकृत पेंगलम को, प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पेंगलम में किसकी रचनाएं संकलित हैं? तो प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, शांगधर, जज्जल और बब्बर, शुक्ल जी की बुक में मिलेगा, इनकी कविताएं प्राकृत पेंगलम में संकलित हैं। किसकी किसकी? तो विद्याधर की, सारंगधर की, जज्जल की और बब्बर की। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किया। कहाँ किया? तो जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार पश्चिमी क्षेत्रों में किया। आदिकाल का प्रामाणिक साहित्य कौन सा है? तो आदिकाल का प्रामाणिक साहित्य जैन साहित्य है। जैन साहित्य किस शैली में रचित है? तो जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित शैली में रचित है। जैन काव्य अधिकतर रचा गया कहाँ पे अधिकतर रचा गया? तो गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में ज़्यादातर ये रचा गया। श्रावकाचार, इसका रचना काल क्या है? तो श्रावकाचार लिखा गया 933 ईस्वी में और लिखने वाले देवसेन हैं। तो श्रावकाचार 933 ईस्वी। इसके बाद है जैन साहित्य व हिंदी की पहली रचना। तो श्रावकाचार, यदि हिंदी की पहली रचना पूछे तो भी श्रावकाचार, जैन साहित्य की पहली रचना पूछे तो भी श्रावकाचार। तो ध्यान रखेंगे। श्रावकाचार में कितने दोहे हैं? तो श्रावकाचार में 250 दोहे हैं। कितने? 250। इसके बाद है लघुनय चक्र और दर्शन सार। ये किसका ग्रंथ है? तो ये देवसेन का ग्रंथ है, लघुनय चक्र और दर्शन सार। दब्ब सहाव पयास का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका एक अन्य नाम है वृहद नय चक्र। दब्ब सहाव पयास देवसेन का ही है, लघुनय चक्र दर्शन सार भी देवसेन का है, लेकिन दब्ब सहाव पयास का ही एक अन्य नाम है वृहद नय चक्र। भारतेश्वर बाहुबली रास का रचना काल क्या है? 1184 ईस्वी है, शालिभद्र सूरी ने लिखा है। भारतेश्वर बाहुबली रास में कितने छंद हैं? तो 205 छंदों का ये खंड काव्य है। श्रावकाचार में 250 दोहे हैं और भारतेश्वर बाहुबली रास में 205 छंद हैं। शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना? तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना गणपति चंद्रगुप्त ने। भारतेश्वर बाहुबली रास को रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसने माना? तो भारतेश्वर बाहुबली रास को रास काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना मुनिजिन विजय ने। चंदनबाला रास का प्रकाशन वर्ष 1200 ईस्वी है। किसने लिखा है? आसगु कवि ने चंदनबाला रास लिखा है। कब लिखा? 1200 ईस्वी में। तो ध्यान देंगे। चंदनबाला रास 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। तो 35 छंदों का लघु काव्य है चंदनबाला रास। इसके बाद 36 नंबर पे है करुण रस प्रधान रचना कौन सी है आदिकाल में? तो वो चंदनबाला रास है आदिकाल की रचना जो करुण रस प्रधान है। चंदनबाला कौन थी? तो चंपा नगरी के दधिवाहन की पुत्री थी चंदनबाला। स्थूलीभद्र रास 1209 में लिखा गया, जिन धर्म सूरी ने लिखा। तो स्थूलीभद्र रास 1209 ईस्वी, जिन धर्म सूरी। रेवंतगिरी रास 1231 ईस्वी, विजय सेन सूरी। नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है रेवंतगिरी रास में। ध्यान देंगे। नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन कहाँ मिलता है? रेवंतगिरी रास में। नेमिनाथ रास
1213 ईस्वी में लिखा गया। किसने लिखा? सुमतिगढ़ ने लिखा। तो नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी, सुमतिगढ़, ध्यान देंगे। इसके बाद नेमिनाथ रास में कुल कितने छंद हैं? 58 छंद हैं। 58 छंदों की कृति है नेमिनाथ रास। श्री कृष्ण का वर्णन किसमें है? तो नेमिनाथ रास में श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है। उपदेश रसायन रास के लेखक जिनदत्त सूरी हैं। 12वीं शती की रचना है। कृष्ण की रास लीला व नृत्य गीत रास काव्य कौन सा है? तो उपदेश रसायन रास है। जम्बू स्वामी रास किसकी रचना है? धर्मसूरी की रचना है जम्बू स्वामी रास। नेमिनाथ चौपई 1200 ईस्वी में लिखा गया। किसने लिखा? विनय चंद सूरी ने लिखा नेमिनाथ चौपई। अपभ्रंश में सबसे पहले बारहमासा का वर्णन मिलता है नेमिनाथ चौपई में। अपभ्रंश में सबसे पहले बारहमासा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो नेमिनाथ चौपई में मिलता है। नेमिनाथ चौपई के लेखक विनय चंद सूरी हैं, तो ध्यान रखिएगा। बुद्धि रास किसने लिखा? तो बुद्धि रास लिखा शालिभद्र सूरी ने। बुद्धि रासो किसने लिखा? जलहर ने। बुद्धि रास शालिभद्र सूरी, बुद्धि रासो जलहर। आबू रास किसने लिखा? पलहर ने। कच्छुली रास किसने लिखा? प्रज्ञा तिलक ने। गय सुकुमार रास किसने लिखा? देलहर ने। गय सुकुमार रास देलहर। निर्भय भीम व्यायोग किसने लिखा? रामचंद्र सूरी ने। निर्भय भीम व्यायोग रामचंद्र सूरी। करकंड चरित रास किसने लिखा? कनकामर मुनि ने लिखा। करकंड चरित रास कनकामर मुनि। नेमिनाथ चरिहु के लेखक कौन हैं? तो हरिभद्र सूरी हैं। नेमिनाथ फागु किसने लिखा? राजशेखर सूरी ने। जिन पदम सूरी किसकी रचना है? सार मूर्ति की रचना है, नहीं पूछी जाएगी ये। नाथ पंथ किस शाखा से निकला है? तो नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है। गोरखनाथ ने हठयोग का प्रवर्तन किया। तो पतंजलि के उच्च लक्ष्य को लेकर इन्होंने हठयोग का प्रवर्तन किया। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? गोरखनाथ हैं। रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय माना है। तो 12वीं से 14वीं शती के अंत तक इन्होंने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय माना है। नारी भोग में विश्वास करते थे कौन? सिद्ध। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे। और नारी भोग के विरोधी कौन थे? तो नारी भोग के विरोधी नाथ थे। नाथ पंथ के आराध्य देव कौन थे? तो नाथ पंथ के आराध्य देव शिव थे। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। इनका गुप्त नाम क्या था? इनका गुप्त नाम भैरवानंद था। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा, गुप्त नाम भैरवानंद। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? जलंधर नाथ। गोरख के गुरु मत्स्येंद्र और मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर। इसके बाद दिया है कि नाथ गुरुओं की परंपरा में आदिनाथ अर्थात शिव के पश्चात सर्वप्रथम मानव आचार्य गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ थे। योग मार्ग का प्रवर्तन सबसे पहले किसने किया? मत्स्येंद्र नाथ ने ही किया। मत्स्येंद्र नाथ के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? कौल ज्ञान निर्णय, काफ़ी फेमस है। कौल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्र नाथ की रचना है, ध्यान रखिएगा। कौल ज्ञान निर्णय का संपादन किसने किया? प्रबोध चंद बागची ने किया। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार हठ योग में ह का अर्थ क्या है? सूर्य है। ठ का अर्थ क्या है? चंद्र है। तो हठ योग में ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र। इसके बाद है गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो इन्होंने 14 माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरख के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो 28 मानी है। तो ध्यान देंगे कि गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 है, लेकिन पीताम्बर 14 मानते हैं, हजारी 28 मानते हैं।
गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया गया? तो गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरखबानी नाम से किया गया है। गोरखबानी का संपादन किसने किया? तो गोरखबानी का संपादन पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया है। अवलोकितेश्वर बुद्ध का अवतार किसे कहा गया है? तो मत्स्येंद्र नाथ को अवलोकितेश्वर बुद्ध का अवतार कहा गया है। गोरखनाथ का समय राहुल संकृत्यायन के अनुसार, तो राहुल जी ने गोरखनाथ का समय माना है 845 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ का समय 9वीं सदी। पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार गोरखनाथ का समय 11वीं सदी और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय 13वीं सदी। तो राहुल के अनुसार 845, हजारी के अनुसार 9वीं, पीताम्बर के अनुसार 11वीं और शुक्ल जी के अनुसार 13वीं। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने माना है। नाथ साहित्य में सबसे प्रामाणिक रचना देने वाले कौन हैं? तो नाथ साहित्य में सबसे प्रामाणिक रचना करने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके बाद है आत्मबोध, नरवय बोध, प्राण संकली, शिष्यादर्शन किसकी रचनाएं हैं? तो गोरखनाथ की रचनाएं हैं। गोरखनाथ की रचना 40 मिलती हैं, पीताम्बर 14 बताते हैं, हजारी 28 बताते हैं। आत्मबोध, नरवय बोध, प्राण संकली, शिष्यादर्शन ये इनकी रचनाएं हैं। फिर नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9 है। कौन कौन? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर नाथ और मलयार्जुन। इसके बाद है 15 तिथि, सप्तवार, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। ये किसका ग्रंथ है? तो ये गोरखनाथ का ग्रंथ है। गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना कौन सी है? तो गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना सबदी है। ध्यान देंगे, गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना कौन सी? सबदी। नाथों में प्रसिद्ध रसायनी कौन थे? तो नाथों में प्रसिद्ध रसायनी थे नागार्जुन। तो नाथों में प्रसिद्ध रसायनी कौन थे? नागार्जुन थे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है कनफटा किसे कहा गया है? तो कनफटा नाथपंथियों को कहा गया है। किसे? नाथपंथियों को। गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो वैराट पुराण है, विवेक मार्तंड है, निरंजन पुराण है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है और शक्ति संगम तंत्र है। गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान के समकालीन किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान के समकालीन माना है। इसके बाद है स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में मानते हैं कौन? तो महाराष्ट्र के संत कवि ज्ञानेश्वर ये स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में मानते हैं। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये किसका कथन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। इसके बाद है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा कोई नहीं हुआ। ये किसका कथन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ढोला मारूरा दूहा ये कब लिखा गया? तो 11वीं शती में लिखा गया। ये लौकिक साहित्य है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा के लेखक कौन हैं? तो कुशल लाभ ढोला मारूरा दूहा के लेखक हैं। इसके बाद है कि ढोला मारूरा दूहा के नायक कौन थे? तो कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला, ढोला मारूरा दूहा का नायक था। और नायिका कौन थी? तो नायिका पूगल के राजा पिंगल की कन्या मारवड़ी थी। तो ध्यान देंगे, ढोला मारूरा दूहा की नायिका पूगल के राजा पिंगल की कन्या मारवड़ी थी। 300 प्रश्न हमने कंप्लीट किया, आधा से अधिक हमने देख लिया है। अब बचे हैं और 200 क्वेश्चन।
तो आपको मैं बता दूं कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी करते हैं, परीक्षा देनी है, तो आप कहीं भी पढ़े हों, कहीं भी जुड़े हों, ये नहीं कि मैम हम यहाँ जुड़ गए वहाँ जुड़ गए, कोई बात नहीं। फ़ीस बहुत कम है, 999 ही है, 1 साल की वैलिडिटी है। और आप जुड़िए, ये प्रैक्टिस बैच है, ये फास्ट रिवीजन बैच है। बहुत अच्छे वन लाइनर के पीडीएफ, नोट्स, क्लासें वन लाइनर की मिलेंगी। शुक्ल जी की बुक से 1200-1300 वन लाइनर कराई हूँ, उसका पीडीएफ। बच्चन सिंह की बुक से 2-2.5 हज़ार वन लाइनर कराऊंगी। उसके बाद चतुर्वेदी जी, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक से क्वेश्चन कराऊंगी। वासुदेव नंदन से व्याकरण कराएंगे। इसके बाद आपको यूथ व्याकरण का पूरा कंप्लीट 22,000 क्वेश्चन कराएंगे, पूरा नोट्स पढ़ाएंगे अपना। तो आप एक बार आगाज बैच से ज़रूर जुड़िए। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए और टीजीटी पीजीटी उत्तराखंड प्रवक्ता या पंजाब मास्टर कार्डर या जीआईसी जीडीसी एग्ज़ाम के लिए आप या बीपीएससी के लिए आगाज बैच से जुड़ सकते हैं। फ़ीस 999 है, या इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा 94 52 86 93 35। चाहते हैं कि इसके आगे की क्लास हमको मिले तो आप क्या करें, ऐप से ज़रूर जुड़ें। आपको सारी क्लासें एकदम बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी के साथ मिलेंगी। 300-350 लोग जुड़ चुके हैं कोर्स से, आप भी जुड़िए, देर ना करिए और रिजल्ट बनेगा, ये दावा है। आप जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, रिजल्ट बनाएंगे। अब तक आप जो भी पढ़े हैं, जैसे भी पढ़े हैं, छोड़िए, अब हमारे साथ जुड़िए। 2-3 महीने समय है, एकदम खूब मेहनत करिए, मन लगा के मेहनत करिए और रिजल्ट आपका बनेगा, क्योंकि आपके लिए आपसे अधिक मेहनत हम करेंगे। और मेहनत जब करेंगे तो रिजल्ट बनेगा और आपको भी करवाएंगे मेहनत। आप जितना मेहनत कर रहे होंगे उससे अधिक मेहनत हमारे साथ जुड़ेंगे तो करेंगे। सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी, इतना आपको पढ़ना रहेगा, इतना पढ़ना रहेगा। तो एक बार ज़रूर जुड़िए, इस नंबर पे संपर्क करिए 94 52 86 93 35। इस पर व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। जुड़ने का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा और जुड़िए और अपने दोस्त मित्र साथी सब लोगों को भी इसकी जानकारी दीजिए। आज तो संडे है, आज वैसे भी सुपर संडे है, आज टेस्ट होगा, क्लासें होंगी, तो बहुत अच्छा है। मॉक टेस्ट होगा ऑनलाइन, तो आप भी जुड़ेंगे तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 5वां आज पीडीएफ टेस्ट है, हफ्ते में बीच बीच में और भी बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट होते हैं, तो ज़रूर जुड़ा करिए। 300 हमने देखा, अब 301 में आते हैं। विवाह के समय ढोला की उम्र थी। अच्छा, 1 मिनट रुकेंगे, उसके बाद हम 200 देखते हैं। थोड़ा पानी चालू कर दी हैं आंटी जी, जब हम क्लास लेते हैं तो चालू कर देती हैं, तो थोड़ा सा भर लें, नहीं तो फिर पिएंगे क्या। तो भर के उसके बाद हम अभी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वीडियो तो जब तक 500 ख़त्म नहीं होगा बंद नहीं होगा। तो 2 मिनट का समय आप लोग मुझे देंगे।
चलिए तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग 300 से आगे। 300 तक हम लोगों ने देख लिया था ना, 301 से हमें देखना है। पानी भरा गया मेरा अब हम लोग आगे का पढ़ते हैं। 301 नंबर का प्रश्न है कि विवाह के समय ढोला की उम्र कितनी थी। तो विवाह के समय ढोला की उम्र 303 वर्ष की थी। और मारवाड़ी की उम्र कितनी थी। तो मारवाड़ी की उम्र 1.5 वर्ष की थी, उसके आधे की थी, तभी इन दोनों का विवाह हो गया था। इसके बाद है बसंत विलास, जिसके रचनाकार नहीं मिलते हैं। तो इसका रचना काल क्या है, 13वीं शती है। इसमें कितने दोहे हैं, तो 84 दोहे हैं। बसंत विलास का संपादन किसने किया है। तो इसका संपादन किया है केशवलाल हर्षद राय ने किया है। इसके बाद है जयचंद प्रकाश के लेखक कौन हैं। तो जयचंद प्रकाश के लेखक भट्ट केदार हैं। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक कौन हैं। तो मधुकर कवि हैं। फिर है कि जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका को किसी ने महाकाव्य माना है। किसने माना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। इसके बाद सिंहायच दयाल दास के ग्रंथ राठौरारी ख्यात में किसका वर्णन मिलता है। तो जयचंद प्रकाश व जय मयंक जस चंद्रिका का वर्णन सिंहायच दयाल दास के राठौरारी ख्यात में मिलता है। इसके बाद आदिकालीन गद्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आइए देखते हैं। कुवलय माला कथा है, 9वीं शती में लिखी गई उद्योतन सूरी के द्वारा। इसके बाद राउल वेल है, 10वीं शती में लिखी गई रोड़ा कवि के द्वारा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, 12वीं शती में लिखी गई दामोदर शर्मा के द्वारा। और वर्ण रत्नाकर है, 14वीं शती में लिखी गई ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा। फिर है कलचूरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन किसमें मिलता है। तो राउल वेल में मिलता है। राउल वेल रोड़ा कवि की रचना है। राउल वेल क्या है। तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। राउल वेल एक शिलांकृत कृति है। इसके बाद हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस रचना से होता है। तो हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल वेल से होता है। राउल का अर्थ क्या है। तो राउल का अर्थ है राजा। राउल का अर्थ क्या है, राजा। और बेल का अर्थ क्या है। तो बेल का अर्थ है विलास, तो राज विलास। इसके बाद हिंदी की 7 बोलियों के शब्द किस रचना में मिलते हैं। तो रोड़ा कवि की राउल वेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। राउल वेल की भाषा क्या है। तो राउल वेल की भाषा लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। आदिकालीन व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। तो आदिकालीन व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का। इसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना क्यों हुई। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना कन्नौज के राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए लिखा गया। आदिकाल की किस कृति में बनारस का वर्णन मिलता है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण में बनारस का वर्णन मिलता है। मैथिली का आद्य ग्रंथ कौन सा है। तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का ये मैथिली का आद्य ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर का संपादन किसने किया। तो सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र ने वर्ण रत्नाकर का संपादन किया। ये प्रश्न बना है। वर्ण रत्नाकर का संपादन कहाँ से हुआ। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से। वर्ण रत्नाकर में कितने कल्लोल हैं, 8 कल्लोल हैं। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है। तो आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को अधिक विरोधों और व्याघातों का युग। इसके बाद अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है। तो अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है रामकुमार वर्मा ने। सितार वाद्य यंत्र के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। अमीर खुसरो माने जाते हैं।
हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया? सरहपा ने हिंदी में सबसे पहले दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किया। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन हैं? तो शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि चंद बरदाई हैं। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में माना है। पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य किसने माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य माना है। रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से किसने मानी है? तो रासो की उत्पत्ति राजसूय से गार्षा दत्तासी ने माना है। और रासो की उत्पत्ति रसायन से किसने माना? शुक्ल जी ने माना है। रासो की उत्पत्ति रासक से किसने माना? हजारी ने। और रासो की उत्पत्ति रास से किसने माना? बच्चन सिंह ने। और रासो की उत्पत्ति रसिक से किसने माना? नरोत्तम स्वामी ने। और रहस्य से किसने माना? श्यामल दास और कविराज जायसवाल ने, काशीराम जायसवाल ने। तो ध्यान देंगे, रासों की उत्पत्ति राजसूय से तासी ने, रसायन से शुक्ल ने, रासक से हजारी, रास से बच्चन सिंह और रसिक से नरोत्तम स्वामी और रहस्य से कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल। फिर है सर्वमान्य मत कौन सा है रासों की उत्पत्ति? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो रासक से माना है, इन्हीं का मत सर्वमान्य है। राजयश से भी कुछ लोग मानते हैं रासों की उत्पत्ति। तो राजयश से मानते हैं हरप्रसाद शास्त्री और मुनिजिन विजय। खुमान रासों का रचना काल क्या है? 9वीं शती है। किसने लिखा है? दलपति विजय ने लिखा है। खुमान रासों में कितने छंद हैं और इसकी भाषा क्या है? तो खुमान रासों में 5000 छंद हैं व इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। खुमान रासों की हस्तलिखित प्रति कहाँ सुरक्षित है? पुणे के संग्रहालय में खुमान रासों की हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है। खुमान रासों का संपादन किसने किया? माता प्रसाद गुप्त ने किया। बिसलदेव रासों का रचना काल क्या है? तो संवत 1212 या 1155 ईस्वी बिसलदेव रासों का रचना काल है। बिसलदेव रासों के लेखक कौन हैं? तो नरपति नाल हैं। बिसलदेव रासों में किसकी कथा है? तो बिसलदेव रासों में अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव व भोज परमार की पुत्री राजमती की स्टोरी है। बिसलदेव रासों में कितने खंड हैं? तो बिसलदेव रासों में 4 खंड हैं। कितने खंड हैं बिसलदेव रासों में? 4 खंड हैं। ध्यान देंगे। राजमती का विरह वर्णन व बिसलदेव का उड़ीसा से लौटना, ये किस खंड में वर्णन किया गया है? तो खंड 3 में राजमती का वियोग वर्णन है और खंड 3 में ही राजा उड़ीसा से वापस लौट के आ जाते हैं। बिसलदेव रासों में छंद कितने हैं? तो बिसलदेव रासों में 125 छंद हैं। बिसलदेव रासों की शैली कौन सी है? तो बिसलदेव रासों की शैली गेय शैली है। हिंदी साहित्य में सबसे पहले बारहमासा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले बारहमासा का वर्णन बिसलदेव रासों में मिलता है। बिसलदेव रासों में बारहमासा का प्रारंभ किस महीने से होता है? तो बिसलदेव रासों में बारहमासा का प्रारंभ कार्तिक मास से होता है, पद्मावत में आषाढ़ मास से और बिसलदेव रासों में कार्तिक मास से। केदार राग का प्रयोग किस में हुआ है? तो बिसलदेव रासों में केदार राग का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान देंगे, केदार राग का प्रयोग बिसलदेव रासों में। आदिकाल का विरह गीत एवं श्रृंगारिक कृति कौन सी है? तो वो बिसलदेव रासो है। श्रृंगारिक कृति है, विरह गीत भी है। बिसलदेव रासो का संपादन किसने किया? माता प्रसाद गुप्त व अगरचंद नाहटा ने किया है। परमाल रासों का रचना काल क्या है? संवत 1230 या 1173 ईस्वी है। परमाल रासों के लेखक कौन हैं? तो लेखक जगनीक हैं। आल्हा व उदल 2 वीर सरदारों का चित्रण किसमें मिलता है? तो परमाल रासों में मिलता है। परमाल रासों का प्रकाशन आलखंड नाम से किसने कराया?
तो 1865 ईस्वी में चार्ल्स एलियट ने कराया, जो फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे। परमाल रासो का परमाल रासो नाम से प्रकाशन किसने कराया? तो 1920 ईस्वी में श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का परमाल रासो नाम से प्रकाशन कराया था। आलखंड नाम से एलियट ने, परमाल रासो नाम से श्याम सुंदर दास ने। परमाल रासो का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो परमाल रासो का अंग्रेजी अनुवाद वाटरफील्ड ने किया। परमाल रासो की शैली कौन सी है? तो परमाल रासो की शैली लोक गेय शैली है। परमाल रासो की शैली कैसी है? लोक गेय शैली है। वीर रस प्रधान रचना कौन सी है? परमाल रासो वीर रस प्रधान रचना है। परमाल रासो में आल्हा के पद कहाँ गाए जाते हैं? परमाल रासो के जो पद हैं आल्हा, वो कहाँ गाए जाते हैं? तो वो बैसवाड़ा, महोबा, बुंदेलखंड के आसपास वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। परमाल रासो को किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। परमाल रासो गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि परमाल रासो गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। राजा परमाल की रानी का नाम क्या था? तो राजा परमाल की रानी का नाम था मलहना। क्या नाम था? मलहना। आल्हा की पत्नी का नाम क्या था? सोनावा। उदल की पत्नी का नाम क्या था? फुलावा। तो आल्हा उदल का जिक्र परमाल रासो में आया है। परमाल की रानी मलहना थी, आल्हा की पत्नी सोनवा थी, उदल की पत्नी फुलवा थी। तो सोनवा, फुलवा, आल्हा उदल की पत्नी थी। बिसलदेव रासो का समय मोतीलाल मेनारिया ने क्या माना है? तो बिसलदेव रासो का समय मोतीलाल मेनारिया ने 16वीं शती माना है। माता प्रसाद गुप्त ने बिसलदेव रासो का समय 14वीं शती माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिसलदेव रासो का समय 11वीं शती माना है। तो हजारी 11वीं, माता प्रसाद 14वीं, मोतीलाल मेनारिया 16वीं। पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है? 1193 ईस्वी है। इसके लेखक कौन है? चंदबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल है। और पृथ्वीराज रासो की शैली क्या है? पिंगल है। पृथ्वीराज रासो में किन रसों की प्रधानता है? तो पृथ्वीराज रासो में वीर और श्रृंगार रसों की प्रधानता है। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के शासक थे? तो पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम कमला था और पिता का नाम सोमेश्वर था। पृथ्वीराज चौहान के नाना कौन थे? तो इनके नाना का नाम अनंगपाल था। चंदबरदाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। पृथ्वीराज रासो में कुल सर्ग व छंद कितने हैं? तो पृथ्वीराज रासो में कुल 69 समय हैं और 68 छंद हैं। पृथ्वीराज रासो में सर्गों को क्या कहा गया है? समय कहा गया है। पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों में लिखा गया है? तो 2500 पृष्ठों में लिखा गया। 2500 पृष्ठों का एक बड़ा ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को चंदबरदाई अधूरा छोड़ के चले गए थे। किसने पूरा किया? तो चंदबरदाई ने के पुत्र जलहर ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया। 69 समय हैं, जिसमें से 61 समय चंदबरदाई ने लिखा है और 8 समय उनके पुत्र जलहर ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण हैं? तो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण आते हैं। प्रथम संस्करण में कितने छंद हैं? तो पृथ्वीराज रासो के पहले संस्करण में 16,306 छंद हैं, दूसरे संस्करण में 7,000 छंद हैं और तीसरे संस्करण में 3,500 छंद हैं और चौथे संस्करण में 1,300 छंद हैं। दशरथ शर्मा आदि मूल रासो किसे मानते हैं? तो जो विद्वान हैं वो जो चतुर्थ संस्करण है जिसमें 1,300 छंद हैं, सबसे छोटा संस्करण है, इसे ही मूल रासो मानते हैं। इसके बाद संपादन किसने किया? माता प्रसाद गुप्त ने किया। पृथ्वीराज रासो के चतुर्थ संस्करण की हस्तलिखित प्रति कहाँ मिलती है? तो उदयपुर के संग्रहालय में इसकी हस्तलिखित प्रति मिलती है।
पृथ्वीराज जासो को सबसे पहले अप्रामाणिक किसने माना? तो पृथ्वीराज जासो को सबसे पहले अप्रामाणिक माना बूलर ने। किसके आधार पे? तो जयानक कवि की रचना पृथ्वीराज विजय के आधार पे पृथ्वीराज जासो को सबसे पहले अप्रामाणिक सिद्ध किया। इसके बाद पृथ्वीराज जासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वीराज जासो को अप्रामाणिक मानने वालों में शुक्ल जी हैं, बूलर हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, देवी प्रसाद हैं, श्यामल दास हैं। ये पृथ्वीराज जासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन हैं? तो श्याम सुंदर दास हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं, मिश्र बंधु हैं, कर्नल टॉड हैं और डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो अप्रामाणिक मानने वालों में शुक्ल जी, बूलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, देवी प्रकाश, श्यामल दास। और प्रामाणिक मानने वालों में श्याम सुंदर, पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड और नगेंद्र। फिर 403 में आते हैं। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन से हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी, ये 3 विद्वान पृथ्वीराज जासो को अप्रामाणिक मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद पृथ्वीराज व संयोगिता का विवाह कैसा था? तो इनका गांधर्व विवाह हुआ था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज की माता का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी था। इसके बाद पृथ्वीराज जासो को घटना कोश किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। यहाँ कर्पूर मंजरी हो गया है, कर्पूर देवी होना चाहिए था। पृथ्वीराज जासो को घटना कोश किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज जासो को घटना कोश कहा है। पृथ्वीराज जासो पूरी तरह जाली ग्रंथ है, ये किसने कहा? तो ये शुक्ल जी ने कहा है कि पृथ्वीराज जासो पूरी तरह जाली ग्रंथ है। पृथ्वीराज जासो एक वृहद महाभारत है, ये किसका कथन है? तो ये डॉक्टर दशरथ शर्मा का कथन है कि पृथ्वीराज जासो एक वृहद महाभारत है। चंद्रबरदाई को किसका इष्ट प्राप्त था? तो चंद्रबरदाई को जालंधरी देवी का इष्ट प्राप्त था। पृथ्वीराज जासो के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो पृथ्वीराज जासो के मंगलाचरण में गणेश जी की स्तुति की गई है। पृथ्वीराज जासो का पहला समय, कुल 69 समय है, लेकिन कुछ समय का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। पहला समय आदि पर्व, दूसरा समय दाशम समय, 20वां समय पद्मावती समय और 27वां समय रेवा तट और 57वां समय जो है वो कैमास वध है और जो 61वां समय है वो कनवज युद्ध समय है और जो 69वां समय है वो महोबा युद्ध समय है। तो पृथ्वीराज जासो का पहला समय आदि पर्व, दूसरा समय दाशम समय, 20वां समय पद्मावती, 27वां रेवा, 57वां कैमास वध, 61वां कनवज युद्ध समय, 69वां महोबा युद्ध समय। तो ये कुछ समय के नाम आपको याद होने चाहिए। विद्यापति का जन्म कब हुआ था? 1350 ईस्वी में हुआ था। निधन 1460 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? दरभंगा जिले के मिथिला के बिस्पी नामक ग्राम में। विद्यापति के माता पिता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम हंसिनी देवी था, पिता का नाम गणपति ठाकुर था। विद्यापति के गुरु कौन थे? पंडित हरि मिश्र थे। विद्यापति की पत्नी कौन थी? चंदा देवी थी। विद्यापति का वंश व उपाधि, तो विद्यापति का वंश ब्राह्मण था और उपाधि ठाकुर थी। विद्यापति की संतान, तो विद्यापति की 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। विद्यापति किसके आश्रित थे? तो तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह और शिव सिंह के आश्रित थे विद्यापति। विद्यापति की भाषा क्या है? तो इनकी भाषा संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली है। तो विद्यापति की भाषा संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली है, ध्यान देंगे। विद्यापति मूलतः क्या थे? तो ये मूलतः शैव थे। साहित्य में सबसे अधिक उपाधियां धारण करने वाले कवि कौन हैं? तो सबसे अधिक उपाधियां धारण करने वाले कवि विद्यापति हैं। अभिनव जयदेव, सरस कवि, खेलन कवि, ये उपाधि किसकी है? विद्यापति की है।
कवि कंठहार, कवि रंजर, कवि रत्न, नवकवि, ये उपाधियां किसे दी गई हैं? तो ये उपाधियां विद्यापति को दी गई हैं। विद्यापति को अपरूप का कवि किसी ने कहा है? किसने? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि कहा है। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसी ने कहा है? किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। महाप्रभु चैतन्य किसके गीतों को गाते गाते मूर्छित हो जाया करते थे? तो महाप्रभु चैतन्य विद्यापति के पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाया करते थे। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि किसने माना है? तो विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वालों में शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा, बेनीपुरी, सुभद्रा जां, हरप्रसाद शास्त्री और बच्चन सिंह हैं। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास हैं। विद्यापति को कूच का कवि किसने कहा है? तो विद्यापति को कूच का कवि हरप्रसाद शास्त्री और बाबूराम सक्सेना ने कहा है। विद्यापति ने नचारी पद में किसका वर्णन किया है? तो विद्यापति ने नचारी पद में शिव का वर्णन किया है। विद्यापति के कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो इनके कुल ग्रंथों की संख्या 14 है। विद्यापति को किसी ने जातीय कवि कहा? किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। विद्यापति को किसी ने पंचदेवोपासक कहा? किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने। विद्यापति को रहस्यवादी किसने माना है? ग्रियर्सन ने माना है। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली किसकी रचना है? विद्यापति की। दुर्गा भक्त तरंगड़ी, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? विद्यापति की। विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक किसकी रचना है? विद्यापति की। मैथिली भाषा में रचित विद्यापति की कृति कौन सी है? पदावली है। पदावली मैथिली भाषा में है। कीर्ति लता व कीर्ति पताका की भाषा क्या है? अवहट्ठ है। गोरक्ष विजय नाटक है संस्कृत भाषा में, किसका? विद्यापति का। कीर्ति लता में किसका वर्णन है? कीर्ति सिंह का। कीर्ति लता का अंगी रस क्या है? वीर रस है। कीर्ति लता में विद्यापति ने स्वयं को क्या कहा है? तो कीर्ति लता में विद्यापति ने स्वयं को खेलन कवि कहा है। विद्यापति ने कीर्ति लता को क्या कहा है? तो विद्यापति कीर्ति लता को कहाड़ी कहते हैं, कहाड़ी। विद्यापति ने कीर्ति लता को किस संवाद के रूप में लिखा है? तो भृंग भृंगी संवाद के रूप में इन्होंने कीर्ति लता की रचना की है। जौनपुर का रोचक वर्णन किस रचना में मिलता है? तो कीर्ति लता में मिलता है। कीर्ति लता की भाषा को विद्यापति ने क्या कहा है? देसिल बयना कहा है। कीर्ति लता में कितने पल्लव हैं? तो कीर्ति लता में 4 पल्लव हैं। शिव सिंह का वर्णन किसमें है? कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है। विद्यापति की कौन सी रचना अभी संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो वो कीर्ति पताका है। विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार क्या है? वो पदावली है। विद्यापति के पदों की रचना किसके अनुकरण पे हुई है? तो जयदेव के गीति काव्य के आधार पे विद्यापति के पदों की रचना हुई है। पदावली का मुख्य विषय क्या है? तो पदावली का मुख्य विषय है राधा कृष्ण की प्रेम लीला। ये किसका कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं? तो ये शुक्ल जी का कथन है। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? 1255 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 1324 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद अमीर खुसरो के पिता का नाम क्या था? सैफुद्दीन महमूद था। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा के पटियाली गांव में।
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन या मोइनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो के उपनाम बता दीजिए। तो भारत का तोता, तूतिए हिंद, हिंदुस्तान का तूती, ये कहे जाते हैं। खड़ी बोली के पहले कवि कौन हैं? अमीर खुसरो हैं। खुसरो मूलतः किस भाषा के कवि हैं? तो खुसरो मूलतः फ़ारसी भाषा के कवि हैं। खुसरो को कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी? तो खुसरो को कवियों में राजकुमार की संज्ञा ईश्वरी प्रसाद ने दिया। अवधी भाषा का प्रथम कवि खुसरो को किसने माना है? तो खुसरो को अवधी भाषा का पहला कवि राम कुमार वर्मा ने माना है। खुसरो को किसी ने जन कवि कहा है। किसने कहा है? बाबू गुलाब राय ने कहा है। हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति के प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति के प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि अमीर खुसरो हैं। आदिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन हैं? अमीर खुसरो हैं। खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए लिखा है। तो खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखा है। खुसरो के कुल ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? 100 बताई जाती है। खुसरो द्वारा लिखित फ़ारसी हिंदी शब्दकोश कौन सा है? तो खुसरो द्वारा लिखित खलिक बारी है फ़ारसी हिंदी शब्दकोश। खुसरो के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? हालात-ए कन्हैया, नजराने हिंदी, दो सुखने, मुकरियाँ, गज़ल, ये खुसरो के प्रमुख ग्रंथ हैं। खुसरो कृत नूहे सिपर में है। तो खुसरो का जो नूहे सिपर है इसमें भारतीय बोलियों का वर्णन मिलता है। खलिक बारी की रचना खुसरो ने क्यों किया था? तो खलिक बारी की रचना खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने हेतु किया था। खुसरो ने कितने राजाओं का शासन देखा था? तो खुसरो ने 11 राजाओं का शासन देखा था। हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। खड़ी बोली हिंदी को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि अमीर खुसरो हैं। ये किसका कथन है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की ओर अधिक था? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नेमिनाथ चरिऊ किसकी रचना है? हरिभद्र सूरी की रचना है नेमिनाथ चरिऊ। रणमल छंद किसकी रचना है? तो रणमल छंद श्रीधर की रचना है। तो 485 लगभग 500 क्वेश्चन हमारे यहीं पे कंप्लीट होते हैं। 1.5 घंटा मैंने बोला था और एकदम नेट 1.5 घंटा में आपका कंप्लीट हो गया। 2 मिनट कम ही है, अधिक नहीं है। 500 क्वेश्चन 1.5 घंटा में, ये छोटी बात नहीं है। आप लोग अब ना तैयार करें तो आप लोगों की गलती है। इसे लिखेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे और चाहते हैं कि ऐसी क्लासें आपको आगे भी मिलती रहें तो हमारे ऐप से ज़रूर जुड़े। आगाज़ बैच ज्वाइन करिए, इस नंबर पे संपर्क करिए और ज्वाइन करिए। भक्ति काल पे भी 500 क्वेश्चन होगा, रीति काल पे भी होगा। और ये सीरीज कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा मैंने फास्ट चला इसीलिए ताकि 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए। स्पीड इसीलिए ज़्यादा थी और आपको पता है 2-2.5 घंटे में ज़्यादा बोल भी नहीं पाती हूँ। अभी 1.5 घंटे में ही गला लग रहा है कि ख़राब हो जाएगा। तो लगातार जब बोलना होता है तो हो जाता है। तो इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे और जुड़ेंगे, चाहे बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हो या यूपी टीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो। आप एक बार संपर्क करके जुड़िए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कॉल करिए। फीस केवल 999 है और आज आप लोगों का टेस्ट भी है। अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, ऑनलाइन भी और पीडीएफ टेस्ट भी है। तो बेस्ट ऑफ लक टेस्ट के लिए। खुद भी जुड़ें और अपने दोस्त मित्र साथी सबको जोड़ें। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताएं। कमेंट ज़रूर करना है, केवल देख के चले जाना नहीं है। कमेंट करेंगे तभी तो मोटिवेशन मिलेगा। तो कमेंट करिए कि कैसी लगी, अच्छी नहीं लगी वो भी बता दीजिएगा। जो कमी हो आगे से सुधार किया जाएगा। अच्छा लगा तो वो भी बता सकते हैं। बाकी हमारा प्रयास हमेशा कुछ नया बेहतरीन करने के लिए होता है और यूट्यूब पे से अच्छी अच्छी क्लासें आपको नहीं मिलेंगी। आप मान लीजिए भले लोग टाइप कर कर के पढ़ा दे, बढ़िया बढ़िया देखने में सजावट धजावट रहे, लेकिन कंटेंट हिंदी
हिंदी टीचर्स एकेडमी में ही आपको बेहतरीन मिलेंगे, रिजल्ट बनाने वाले कंटेंट मिलेंगे, जिससे आपका रिजल्ट बनेगा। आपको ज्ञानी बनाने वाला कंटेंट नहीं मिलेगा। आपका जहाँ से नौकरी लग सकती है वो कंटेंट दिया जाता है यहाँ। इतनी बढ़िया शानदार क्लासें पढ़ी हैं, आगे भी आपको मिलेंगी। अब बताइए, ये सब कोई बड़ा टीचर आपको कराएगा? वन लाइनर एक टॉपिक से 500 नहीं कराएगा। बड़ा टीचर बड़े बनने में ही रह जाते हैं और नहीं पता है कि ये सब चीज़ें कितना महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, उनके रिजल्ट में कितनी सहायक हो सकती हैं। तो आप लोग 10-10 हज़ार फीस दे के जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा लगता है आप लोगों को, भले रिजल्ट बने ना बने, लेकिन ये सब चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। तो अच्छा लगाइए, रिजल्ट इन्हीं सब चीज़ों से बनेगा। इन सब को तैयार करिए, ना रिजल्ट बने तो फिर मुझसे कहिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। संडे है लेकिन एंजॉय नहीं करना है जब तक सफलता ना मिले। क्या संडे क्या मंडे, रोज़ काम करना है। तो मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट।